नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि कौन कौन से विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे यह सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी पहली न्यूज को। तो पहली न्यूज हमें बता रही है प्रेम विवाह कानून के बारे में। प्रेम विवाह एक अलग स्थिति है जहाँ केवल वर और कन्या दोनों की सहमति होती है और वे उसके बाद में आपसी रजामंदी के तहत शादी कर लेते हैं। लेकिन जनरली ऐसा अब आने वाले समय में हो सकता है नहीं देखने को मिले, क्योंकि गुजरात सरकार ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। उसने कहा है कि हम लोग संविधान के नियमों का, उसके दायरों का पालन करते हुए कोशिश करेंगे कि अब प्रेम विवाह में भी माता पिता की सहमति को अनिवार्य कर दिया जाए। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। तो आज की न्यूज हमारी यही है और इसी से संबंधित बातों को अब जानना समझना रहेगा। तो मामला क्यों सामने आया, तो हमें पता लगता है कि भाई गुजरात में एक पाटीदार समुदाय है। पाटीदार समुदाय ने ही बात कही है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसने कहा है कि भाई अब आप विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन कर दीजिए और प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति को अनिवार्य कर दीजिए। बात इतनी क्लियर है। ठीक, हालांकि अभी तक हम लोग देखते हैं कि ऐसी कहीं पे कोई स्थिति नहीं है कि प्रेम विवाह में भी माता पिता की मंजूरी जरूरी है। हालांकि ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। जो हम लोग के पारंपरिक विवाह हैं वह तो परिवार की रजामंदी से होते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में ऐसी स्थिति हम लोग नहीं देखते। और माता पिता मान गए तो ठीक, नहीं माने तो भी देखा हमने कि मामला चल ही जाता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में गुजरात सरकार का इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाना बीच में एक खास पहलू को दर्शाता है। ठीक है, पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या खास चिंताएं हैं जिसकी वजह से पाटीदार समुदाय कह रहा है कि गुजरात में ऐसा होना चाहिए और सरकार ने भी रजामंदी दी है, कहा है कि पूरा प्रयास किया जाएगा। तो कई प्रमुख कारण है इसके पीछे। तो पता लग रहा है पहला कारण है पारिवारिक विघटन। ऐसा माना जाता है कि यदि परिवार रजामंद ना हो तो ऐसी स्थिति में कन्या घर छोड़ देती है पुरुष से शादी करने के लिए। तो अपने मनपसंद लड़के से शादी करने के लिए आपका घर छोड़ देना एक परिवार को तोड़ देता है और वह महिला परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। तो ये लोग मानते हैं कि इसलिए जरूरी है कि अगर परिवार रजामंद हो जाए, माता पिता रजामंद हो जाए तो विवाह अच्छा हो जाएगा और परिवार नहीं टूटेगा। इसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि अगर घर से लड़की चली जाती है तो परिवार उसको त्याग देता है, समाज त्याग देता है, जिसके बाद फिर उस समाज में उसका कोई स्थान नहीं रहता और वह कन्या जो है वह परिवार से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये लोग चाहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहे। साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि पारिवारिक आकांक्षाएं भी बरकरार रहें। जनरली हम लोग देखते हैं कि बचपन से जब हम लोग बड़े होते हैं तो बातें होती हैं और बातें हम सुनते हैं। तो परिवार वाले लोग कहते हैं, भाई बहन कहते हैं कि भैया की शादी में ऐसा करेंगे, बहन की शादी में ऐसा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से पारिवारिक आकांक्षाएं भी खंडित हो जाती हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि वह भी बनी रहे। इसके अलावा भाई घर छोड़ के भाग जाना एक अलग समस्या इसी में बनी हुई है। धर्मांतरण, हम लोगों ने लव जिहाद वाली कंडीशन भी देखी है। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे धर्म में विवाह करने के लिए घर छोड़ देते हैं, जिसके बाद पता लगता है कि कन्या को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है कि धर्म बदलो अन्यथा नहीं रहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि ऐसे मामले अब ना आए और कन्याएं जो हैं वह सुरक्षित रहे। हम लोगों ने देखा है ना कि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर धर्म परिवर्तन करना या दूसरे धर्म में शादी करने के बाद कन्या की हत्या कर दी जाती है। इसी क्रम में यह सभी बातें जो हैं, ये सभी चिंताएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और अलग ही सीरियस कंसर्न्स रेज कर रही हैं, जिस वजह से इन लोगों ने कहा है कि अब लव मैरिज ही बेशक हो, चाहे आप किसी दूसरे धर्म में कर रहे हैं या दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रजामंदी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर हम वर्तमान स्थिति समझते हैं तो हमें पता लग रहा है कि जो विवाह की उम्र है यह लड़कों के लिए कर रखी है 21 और लड़कियों के लिए कहा गया कि 18 साल। ठीक है, लेकिन हमें पता लग रहा है कि गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 के कुछ खास पहलू यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वह क्या पहलू है? यह पहलू बताते हैं कि यदि आप विवाह कर रहे हैं, चाहे वह इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजन हो, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कन्या के साथ धोखाधड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह विवाह में हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं अगर धर्म बदल जाता है और आप किसी व्यक्ति पर धर्म बदलने का दबाव डालते हैं तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, इसी अधिनियम को आधार बना करके। ठीक, हालांकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि माता पिता की मंजूरी अनिवार्य किसी अधिनियम में हो। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में खास है, जिसको अब शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण न्यूज हम लोग के लिए गुजरात से आई थी, जिसने अलग ही एक सामाजिक व्यवस्था को हम लोग को दिखाया और सरकार को शामिल कर लिया। अब यहाँ मैं आप लोग के लिए एक बात छोड़ देना चाहता हूँ। वह बात यह है, क्वेश्चन यह है कि आप सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग किसके ऊपर क्या राय है? आप लोग चाहते हैं कि लव मैरिज के अंदर भी अब माता पिता की रजामंदी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, या फिर इसको अलग रखते हुए भी प्रेम विवाह किए जाने चाहिए और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए? तो आप लोग की क्या राय है, जरूर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अब देखा जाएगा कि कितने व्यूज आते हैं और कितने लोग कमेंट करके अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हमारी दूसरी न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो ये न्यूज चर्चा में इसलिए क्योंकि आज ही
1 अगस्त को यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है पुणे में। ठीक है, तो इस वजह से यह न्यूज़ बहुत खास हो गई है हम लोगों के लिए, तो इसलिए चर्चा करना अब ज़रूरी है। हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति हो गए हैं, यानी कि इनसे पहले 40 लोगों को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। हालाँकि यह भी देखने वाली बात है कि यह पुरस्कार पाने वाले यह अकेले भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इनसे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों को दिया गया है, जैसे कि हमें पता लगता है कि इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह पुरस्कार लिया था और मनमोहन सिंह को भी इससे सम्मानित किया गया। तो सभी को अब तक मिल चुका है, यह 3 लोग खास है और चौथे प्रधानमंत्री यह हो गए हैं। तो यह भी आप लोग के लिए खास प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई क्यों ऐसा हुआ है और क्यों भारत के प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। तो पता लग रहा है कि उन्होंने भारत की जनता के मन में देशभक्ति को जगाया है और उस मनोभाव को और अधिक मजबूत किया है, जिस वजह से उन्हें इस पुरस्कार से अब नवाज दिया गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें पता लग गया कि भाई कौन से व्यक्ति हैं या किस लिए इन्हें दिया गया है। तो थोड़ा सा बात जरूरी है कि हम लोग इस पुरस्कार के बारे में भी जान लें। हमें पता लगता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है यह वर्ष 1983 में की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार कौन देता है, तो हमें पता लग रहा है कि इस पुरस्कार को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। जो लोकमान्य तिलक हैं, हम उन सभी से भली भांति परिचित हैं। उनका भारतीय स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता आंदोलनों में बहुत ही अमूल्य योगदान है। ठीक है, तो इसी बीच हम लोग को यह न्यूज़ इसी वजह से देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि इस पुरस्कार के लिए कोई भी कैटेगरी डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को ही दिया जाएगा। आप अलग अलग क्षेत्रों में यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आपको इस पुरस्कार के माध्यम से सराहा जरूर जाएगा। बात क्लियर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कई बार बिजनेसमैन को या फिर किसी और समाज सेवक को या प्रधानमंत्रियों को यह दिया जाता रहा है और हर वर्ष यह पुरस्कार जो है आपको 1 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि इस दिन इनकी पुण्यतिथि होती है। तो इनकी पुण्यतिथि को मार्क करते हुए यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बात सभी को क्लियर हो गई है। तो यह पूरा कार्यक्रम कौन संभाल रहा है? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट संभाल रहा है। ठीक है, हालांकि यह भी देखने वाली बात आती है कि यह जो ट्रस्ट है इसका पहले नाम हिंद स्वराज संघ हुआ करता था, जिसको बाद में बदल दिया गया और अब इसे लोकमान्य तिलक ट्रस्ट या इस पुरस्कार को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। बात इतनी क्लियर है। इस पुरस्कार के रूप में एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाती है, जिसको भी इसके माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। बात क्लियर है। तो या तो पुरस्कार से संबंधित या किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, यहाँ कहीं से भी आप लोग के लिए प्रश्न बन सकते हैं। अब जरूरी है कि हम लोग बढ़ जाएं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है वेस्टर्न ट्रैगोपेन के बारे में। तो वेस्टर्न ट्रैगोपेन दरअसल है क्या और क्यों चर्चाओं में आया, इससे संबंधित बातों में हमें पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक, इसके वन विभाग के द्वारा यह कार्य किया गया। तो यह जो रिपोर्ट है इसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपेन द्विवार्षिक रिपोर्ट। ठीक, यह रिपोर्ट वर्ष 2020 से 2022 के लिए है। तो इसमें वेस्टर्न ट्रैगोपैन की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसको हमें आज समझना है। हालांकि यह न्यूज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर हम समझते हैं तो पता लगता है कि हिस्ट्री में यानी कि वर्ष 2002 में एक ऐसी ही रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हुए यह बताया गया था कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन की संख्या भारत में खत्म होती जा रही है धीरे धीरे और इनकी संख्या अब मात्र 2 बची है, जिस वजह से भारत सरकार ने इसके लिए त्वरित संरक्षण प्रयास किया और कोशिश की कि कैसे भी इसको संरक्षण देते हुए इसकी संख्या को बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो अब जो नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यह नई रिपोर्ट यह बता रही है कि इसकी संख्या बढ़कर अब 47 हो गई। अब सोचिए 2002 में आप सिर्फ 2 थे और आज 2023 में आप 47 हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट है सरकार की। हालांकि अभी यहाँ पे सरकार सेटिस्फाइड नहीं है और चाहते हैं कि इस संख्या को और अधिक बढ़ाया जाए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें पता लग रही है वेस्टर्न ट्रैगोपेन के बारे में। तो ये क्या बातें हैं, हमें पता लग रहा है कि यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि जो राजकीय पक्षी है उसी की संख्या मात्र 2 बची थी वर्ष 2002 में। तो अपने आप में यह स्थिति कई प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। तो अब जरूरी है कि इसके लिए संरक्षण के प्रयास किए जाए और इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, जिस वजह से यह सब कार्य हो रहे हैं। तो आप लोग को यह बात पता होना चाहिए। इसको जुजुराना के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इसको पश्चिमी सींग वाले ट्रैगोपेन के रूप में भी लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते तो पता लग रहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यह इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और हमें यह पता है कि यह सभी प्रदेश आपस में सीमा साझा करते ही हैं, आसपास में ना पड़ोसी हैं एक दूसरे के। ठीक, अगर हम इस पक्षी के बारे में बात समझे तो पता लगता है कि ये पत्तियों, बीजों और कीड़ों को खाने का काम करता है। हालांकि अगर इसके नाम से आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग तीतर से तो भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं ना तीतर क्या होता है? तो यह जो है वेस्टर्न ट्रैगोपेन, यह तीतर की ही एक प्रजाति है। हालांकि यह प्रजाति तीतरों के बीच बहुत अधिक दुर्लभ है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि इसके अलावा
कि ये जो पक्षी हैं ये क्या करते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और जोड़े में भी रह सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि यह जमीन पर रह के भोजन ग्रहण करते हैं और पेड़ों के अंदर अपना निवास स्थान बनाते हैं। ठीक है, तो यह सभी महत्वपूर्ण बातें वेस्टर्न ट्रैगोपेन से संबंधित थी जो आप लोग के लिए जानना जरूरी था, तो इसीलिए मैंने यह सभी बातें आप लोग को क्लियर कर दी है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमें पता लगता है कि इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह हम लोग देखते हैं ना कि पक्षियों को, जीवों को संरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि सिटीज की इसको परिशिष्ट 1 में संरक्षित किया गया है। ठीक, जो भारत सरकार का संरक्षण अधिनियम है यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यहाँ इसको अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में इसको वर्ण लेवल यानी कि सुभेग इसको सूचित किया गया है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि ऐसा जीव है जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल्दी ही लुप्त हो सकता है। ठीक है, तो अभी लेकिन यह वर्ण लेवल कंडीशन में है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगती है हमारी एक और न्यूज जो बता रही है मिशन दृष्टि के बारे में। ठीक, अब ये मिशन दृष्टि क्या है, यह न्यूज अपने आप में बहुत अधिक खास है, क्योंकि यह हमारे स्पेस से जुड़ी हुई है और एक नया टेक्नोलॉजी हम लोग को दिखा रही है। पता लग रहा है कि एक कंपनी है गैलेक्साई, चेन्नई की यह कंपनी है। ठीक है, तो भाई इस कंपनी ने क्या बताया है कि अगले साल हो सकता है कि एक उपग्रह यह लॉन्च करें और यह उपग्रह मल्टी सेंसर उपग्रह होगा। अब मल्टी सेंसर उपग्रह लॉन्च करना अपने आप में एक खास बात है, तो इसी वजह से ये न्यूज चर्चाओं में आ गई है। ठीक है, तो हम लोग को इससे संबंधित बातों को अब जानना है, और यह जो उपग्रह लॉन्च हो रहा है इसी प्रोजेक्ट को, इसी मिशन को क्या कह रहे हैं, मिशन दृष्टि। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है कि घने बादलों के बावजूद हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो हमें अच्छी रिपोर्ट नहीं दे पाते, और सैटेलाइट्स के माध्यम से हम लोग अर्थ को क्लियर ही नहीं देख पाते, ना ही पिक्चर्स क्लियर आती हैं। तो ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि जो ये नया सैटेलाइट होने वाला है यह घने बादलों के बावजूद आप लोग को अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करेगा, साथ साथ में दिन रात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंधी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हर स्थिति में, हर मौसम में यह बढ़िया से बढ़िया पिक्चर्स देने में सक्षम होगा। तो चाहते हैं कि 24/7 हर मौसम में, हर स्थिति में आप लोग को यहाँ से अच्छी कवरेज मिले, अच्छी पिक्चर्स मिलती रहे, तो इसीलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसी उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। बताया गया है कि इसमें 2 प्रकार के सेंसरों का प्रयोग किया गया है। पहला है सिंथेटिक अपर्चर रडार और दूसरा है ऑप्टिकल सेंसर। हमें पता लगता है कि ऑप्टिकल सेंसर जनरली अकेले ही यूज किया जाता है, लेकिन जब यह यूज किया जाता है तो यह स्पेस से अच्छी पिक्चर्स नहीं भेज पाता अकेले। तो इसलिए अब जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों को एक साथ यूज करते हैं, और इससे पूरी संभावना है कि हमें बेस्ट क्लैरिटी के साथ पिक्चर्स मिलेंगी और हर मौसम में मिलेंगी, हर स्थिति में मिलेगी। बात क्लियर है? तो यह इसकी खास फीचर है जिसके माध्यम से बहुत सारी आकांक्षाओं को रखते हुए इसको लॉन्च करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि इसके कुछ विशेष लाभ होंगे। क्या क्या लाभ होंगे? हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर ये हमें कैप्चर करके देगा। इसके अलावा दिन रात हर समय यह कार्य करेगा। घने बादलों को भी यह भेजने में सक्षम है और वहां से अच्छी पिक्चर्स निकाल के देगा। साथ साथ में इसकी एक खास बात यह है कि यह पूरी की पूरी अर्थ को 12 घंटे में कवर करने का कार्य करेगा, या उससे भी कम में कार्य कर लेगा। हम लोग जनरली समझते हैं ना दिन रात कितने घंटे के होते हैं, 24 घंटे के, लेकिन बता रहे हैं कि 24 घंटे के हमारे एक दिन में लगभग 2 बार यह पूरी की पूरी अर्थ को कवर करेगा और हमें अलग अलग जगह की डिटेल्स देगा। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इससे जो भी डेटा प्राप्त होगा वो बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग एग्रीकल्चर में करेंगे। जो भी कृषि में हमें जरूरत लगेगी वहां इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि भाई प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, तो इसके माध्यम से पूरी अपेक्षा है कि उनको कंट्रोल किया जाएगा। बीमा सेक्टर वाला भी क्षेत्र इसको बहुत अधिक यूज करने वाला है, और साथ साथ डिफेंस के लिए भी यह मददगार होगा। तो अन्य अनेकों क्षेत्रों में इससे मिलने वाला डाटा हेल्पफुल रहेगा, और सभी बिल्कुल आतुर हैं कि इसको जल्द से लॉन्च किया जाए और बिल्कुल इससे बेस्ट जो भी यूज हो सकता है इसका वो करते हुए लाभ उठाया जाए। बात क्लियर है? तो मिशन दृष्टि संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोग को यहाँ बताती हैं। इसी क्रम में जरूरी है कि हम लोग बढ़ जाएं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में। तो यह न्यूज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। क्यों लॉन्च करी है? क्योंकि भाई 3rd एनिवर्सरी थी किसकी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। हमें पता है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक नया रूप प्रस्तुत किया गया था, कब? वर्ष 2020 में। तो इसकी एनिवर्सरी को मार्क करते हुए अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया उल्लास। हालांकि इसका जो पूरा टाइटल है वह है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है।
बात क्लियर है। अब इसके पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था। तो समझते हैं, हमें पता लग रहा है कि भाई इसका उद्देश्य है लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। बुनियादी शिक्षा मतलब है कि वह शिक्षा जो आपके जीवन जीने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। तो सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था की है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे नागरिक जो जीवन में किसी भी कारण से शिक्षा से दूर हो गए हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जीवन में परिस्थितियाँ हर रोज़ समान नहीं होती, तो इस वजह से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कई कारणों से शिक्षा से अलग हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, तो सरकार चाहती है कि उन लोग को पढ़ने के अवसर दिए जाए, ठीक, और जो भी बेसिक शिक्षा है वो उनको दी जाए। बेसिक शिक्षा केवल ऐसा नहीं किताबी ज्ञान, यहाँ पर सरकार चाहती है कि आपको डिजिटल नॉलेज भी हो, ठीक है, आप लोग वित्तीय रूप से साक्षर भी हो और जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी कौशल है वह आपको प्रदान किए जाए। यह उन लोग के लिए जो अब स्कूल नहीं जा सकते लेकिन घर बैठे हुए चीजें सीखना, जानना, समझना चाहते हैं, तो सरकार ने उन्हीं लोगों के लिए यह इनिशिएटिव ले लिया है। हम लोग को यहाँ पता लग रहा है कि भाई बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से अब यहाँ पर सुलभ कराया जाएगा सभी लोगों के लिए, और घर बैठे ही लोग चीजों को जान समझ पाएंगे कैसे, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, तकनीक का प्रयोग करते हुए, जो एक ऐप के रूप में इनको दिया जा रहा है। बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी रनिंग में दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल किस लिए है, एनसीईआरटी के लिए है। वहां पे आप लोग को एनसीईआरटी की अच्छी अच्छी क्लासेस वहां मिलती हैं, उनकी जानकारी मिलती है। तो बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो दीक्षा पोर्टल संचालित है, अब उल्लास एप्लीकेशन को इसके साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पे दोनों ही चीजें एक साथ लोगों को मिल जाएंगी और यह सिस्टम और अधिक अच्छा हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ यह भी पता लग रहा है कि इस ऐप का उपयोग स्व पंजीकरण या सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा किया जा सकता है। कोई भी कर सकता है, आप खुद कर लें या जिन लोग को काम दिया गया है वे कर सकते हैं, और जो भी लोग पढ़ना, सीखना, जानना, समझना चाहते हैं उनको इसके ऊपर रजिस्टर करवा दिया जाएगा, लॉगिन का सिस्टम बता दिया जाएगा, जिसके बाद वे इजीली इसको यूज कर पाएंगे। इस पे सब कुछ अवेलेबल है, कार्यात्मक साक्षरता भी है, व्यावसायिक कौशल भी है, वित्तीय साक्षरता भी है, आपको लीगल नॉलेज भी यहाँ मिलेगी, और डिजिटल एजुकेशन, साथ साथ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए जो भी जानकारी है वह सभी यहाँ दी जाएगी। पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाएगा, आपके ज्ञानवर्धन किया जाएगा, ठीक है। तो उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदाय को जोड़ना है, पढ़ना, सीखना, समझना, यह सभी कार्य इस एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हो पाएगा। बात क्लियर है? ओके। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हमारी लास्ट न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के बारे में। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि भाई फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है संसद का, तो वहां पे प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं। तो इसी बीच क्या हुआ है कि हमारे जो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, अश्विनी कुमार चौबे, तो इनसे एक प्रश्न पूछ लिया गया राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के बारे में, तो इन्होंने इससे ऊपर ही एक जवाब दिया है। तो उसी जवाब की वजह से इस संबंधित कुछ बातों को हम लोग चाह रहे हैं कि पढ़ लिया जाए। तो हमें पता लग रहा है कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है। हालांकि यह देखने में आती है कि सरकार के द्वारा शुरू किए गई 8 कार्य योजनाओं में से यह एक है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो पता लग रहा है कि 2014 में की गई थी, और यह पूरी तरह से एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मतलब यह है कि जितना भी खर्चा होगा वह सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वह इस पर फंड प्रोवाइड करेगी। बात क्लियर है। बता रहे हैं कि वर्तमान में यह योजना 17 राज्यों में चल रही है, ठीक है। तो यह पूरे की पूरी लिस्ट आप लोग के सामने कहाँ कहाँ चल रही है, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में यह योजना चल रही है। वहीं हमें पता लग रहा है कि भारत का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर यह योजना चल रही है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो आप लोग को यह बात पता होनी चाहिए। बात क्लियर है। आगे हम बढ़ते हुए समझते हैं तो पता लगता है कि इसके कुछ खास उद्देश्य हैं। वह क्या है कि भाई जलवायु जिस प्रकार से बदल रही है और हम लोग की जीवन शैली, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, तो कह रहे हैं कि उसके अनुकूलन के कार्य करने हैं, और जो भी शमन उपाय हो सकते हैं उन सभी को जीवन में अपनाना है। कह रहे हैं कि भाई कैसे भी कोशिश करके वन आवरण और वृक्ष आवरण को बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक कार्बन सिंक का विकल्प हम लोग तैयार कर लें। बात क्लियर है। साथ साथ यहाँ पर चाहत ये भी बनी हुई है कि वनों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, यानी कि वनों के लिए जो भी आवश्यक दिशाएं हैं उनको दी जाए, वनों का संरक्षण का कार्य किया जाए, उनको काटा ना जाए, और अधिक से अधिक वनारोपण की दिशा में कदम उठाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर वन निर्भर जो भी समुदाय हैं उनका अनुकूलन करने का प्रयास करना है। कैसे होगा? जो वनों पर निर्भर है उनके लिए जरूरी है कि पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए। तो सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इस मिशन के तहत। बात क्लियर है। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इसके तहत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। तो बता रहे हैं कि 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन और गैर वन उगा दिए गए हैं अब तक।
इसी मिशन के तहत बता रहे हैं कि वर्तमान में 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों पे नए वन लगा दिए गए हैं और पूरी तरह से उन भूमि को सुसज्जित कर दिया है वृक्षों से। बता रहे हैं कि इसके अलावा एक अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर जो वन है उनकी गुणवत्ता में सुधार किया गया है। इसके अलावा बता रहे हैं कि वर्ष 2020 में वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण में 50 से 60 मिलियन टन की वृद्धि अर्जित कर ली, यानी कि अब कैसे भी कर रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है और हम लोग के एनवायरमेंट के लिए यह नुकसानदायक होती है। तो इस दिशा में भी काम चल रहा है और लगातार कार्बन सिंक जैसे भी हो सकता है उस पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस मिशन के तहत क्या हुआ है, वृक्षारोपण को बढ़ाया है, वनों की गुणवत्ता में सुधार किया है, जो हम लोग की जलवायु प्रतिबद्धताओं में शामिल है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ मिशन शुरू किया है, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो वह भी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के कार्य करना कहीं ना कहीं भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहा है और वह किस प्रकार इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, यह दुनिया को बता रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह हम लोगों ने कर ली है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में और कुछ नई बातों को करेंगे। थैंक यू सो मच।